नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 का मैथ चैप्टर नंबर 5 में हमारा जो प्रश्नावली 5.3 चल रहा है साथियों, इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक के प्रश्नों के हल बताएंगे। तो बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के इस क्वेश्चन में हमारा साथियों पहला क्वेश्चन है, यदि किसी एपिक के तीसरे और 8वें पदों का योग 7 है तथा 7वें और 14वें पदों का योग -3 है तो उसका 10वां पद याद करना है। बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है, बस इसको केवल प्रश्न के आधार पर आपको हल बनाना है इसका। इस प्रश्न में कहा गया है साथियों, तीसरा पद और 8वां पद, यानी कि तीसरा पद प्लस 8वां पद, इन दोनों का योग हमारा कितना दिया गया है साथियों? इन दोनों का योग हमारा 7 कहा है, हमने 7 लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसका सूत्र लगाएंगे। तो तीसरा पद का सूत्र होता है ए प्लस 2d, तो ए प्लस 2d प्लस 8वां पद का सूत्र होता है साथियों ए प्लस 7d। तो ए प्लस 7d बराबर 7 है, तो बराबर 7 कर लेते हैं। ये को जोड़ेंगे तो साथियों हमारा 2a हो जाएगा, प्लस 2d और 7d, ये हमारा 9d हो जाएगा। 9d बराबर हमारा 7 हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमारा समीकरण 1 प्राप्त होता है। हम इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। उसके बाद दूसरी शर्त क्या कहा है साथियों, 7वें और 14वें पदों का योग -3 है। तो यानी कि सातवां पद प्लस 14वां पद, यानी कि इनका योग कितना है साथियों, -3 है, तो -3 लिख लेता हूँ। अब इनका भी सूत्र लगा देंगे। तो सातवां पद का सूत्र हमारा क्या होता है, ये प्लस 6d, तो ए प्लस 6d प्लस 14वां पद का सूत्र होता है साथियों ये प्लस 13d, तो ए प्लस 13d बराबर -3 है, -3 कर लिया हमने। अब यहाँ पर इसको जोड़ कर लिखते हैं तो ए हमारा 2a हो जाएगा, 2a प्लस 13d और 6d, इसको हम जोड़ेंगे साथियों तो 6 × 18, यानी कि हमारा साथियों 18d हो जाएगा। 18d बराबर हमारा -3 है, तो -3 लिख लेते हैं। उसके बाद समीकरण इसे मान लेता हूँ 2 साथियों, ये हमारा दूसरा इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे साथियों। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 - 1 से, यानी कि 2 में से हम 1 को घटा रहे हैं। तो पहले समीकरण 2 लिखेंगे साथियों, यानी कि 2a प्लस 18d बराबर -3 है, तो -3 लिखेंगे। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है साथियों, 1 मिनट, ये तो हमारा दूसरा है ही। पहला समीकरण क्या है हमारा साथियों, 2a प्लस 9d बराबर साथियों 7 है, तो 7 लिखता हूँ। ये हमारा पहला समीकरण है। अब हमें क्या करना है, घटाना है, तो घटाएंगे तो चिन्ह हमारा बदल जाएगा साथियों। यहाँ पर प्लस छिपा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा साथियों माइनस का 2a प्लस का 2a, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका साथियों 18d में से 9d निकलेगा, तो आपका बचेगा, एक मिनट साथियों, यहाँ पर हम जब जोड़े थे तो ये 2a था, लेकिन 13d और 6d ये जुड़ेगा तो आपका 19d हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आपका 19d रहेगा, 18 की जगह पे आपका 19d होना चाहिए था। अब क्या करेंगे, 19d में से माइनस का 9d निकलेगा तो आपका 10d बचेगा। यहाँ पर 10d बराबर साथियों माइनस का 7 माइनस का 3 ये जुड़ेगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा साथियों। उसके बाद d बराबर 10 को इधर लाएंगे तो माइनस का 10/10 और 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा d बराबर साथियों -1 प्राप्त होगा। d बराबर हमें -1 प्राप्त हो गया। अब हमें निकालना क्या है, 10वां पद याद करना है साथियों। तो हमें 10वां पद कब ज्ञात होगा, जब हमें a और d दोनों का मान पता होगा। तो अब हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। यहाँ पर रख लेते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है साथियों, 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d बराबर हमारा कितना है साथियों, 7 है, तो मैं 7 लिखता हूँ। उसके बाद अब इसमें हम d का मान रखेंगे -1,
तो जहाँ जहाँ डी है वहाँ पर -1 रखेंगे। तो 2a प्लस 9 गुणे साथियों 9 गुणे डी का मान कितना है हमारा -1 है, -1 रख देता हूँ। उसके बाद बराबर 7 है तो बराबर 7 लिख देता हूँ। उसके बाद इसे हल करेंगे तो 2a हो जाएगा। उसके बाद साथियों 9 × 9 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 9 बराबर हमारा 7 हो जाएगा। उसके बाद साथियों 2a बराबर 9 को इधर भेजेंगे तो 7 प्लस 9 हो जाएगा, यानी कि इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद 2a बराबर साथियों 7 और 9 को जोड़ा जाएगा तो आपका 16 हो जाएगा, 9 7 16। उसके बाद a बराबर 16/2 हो जाएगा, यानी कि इसको इससे कैंसिल करेंगे तो a बराबर साथियों हमारा 8 आएगा। ये बराबर हमारा क्या आएगा साथियों 8, 8 दूना 16, यानी कि ए का मान हमें 8 प्राप्त हो गया। अब जब हमें ए का मान 8 प्राप्त हो गया तो हमें कौन सा पद ज्ञात करना है साथियों, हमें ज्ञात करना है 10वां पद। तो अब हम 10वां पद का सूत्र लगा देते हैं। यहाँ पर हम 10वां पद ज्ञात कर देते हैं। 10वां पद हमें ज्ञात करना है, तो 10वां पद का हम सूत्र लगाते हैं साथियों। 10वां पद का सूत्र होता है ये प्लस 9d। तो a प्लस 9d, अब इसमें हम मान रखेंगे। a का मान हमारा 8 आया है, तो 8 प्लस 9 गुणे d का मान साथियों -1 आया है यहाँ से, तो यहाँ पर d की जगह पे -1 रखेंगे, -1 हो जाएगा। उसके बाद में 8 प्लस यहाँ पर 9 का गुणा -1 में होगा तो प्लस माइनस का -9 हो जाएगा। इस प्रकार -9 में से 8 घटेगा तो आपका आंसर -1 आएगा साथियों, यानी कि 10वां पद का हमारा जो मान आएगा वो हमारा -1 आएगा। यही इसका आंसर हो जाता है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्वेश्चन को नोट करते चलिए साथियों। आप लोग इस प्रकार से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अब हम लोग आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 22 पर। इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, 3 पद तक हमें हल करना है इसमें। लेकिन वो कब हल होगा साथियों, जब हमें इसका प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात हो जाएगा, तभी हमारा मान निकल पाएगा। तो अब इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे साथियों। तो प्रश्नानुसार हम लोग हल करेंगे। देखिए, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, तो यानी कि चौथा पद प्लस 8वां पद, इनका योग हमारा कितना है साथियों, इनका योग हमारा 24 दिया गया है, 24 हमने लिख लिया। अब हम सूत्र लगाएंगे चौथा पद का सूत्र। चौथा पद का सूत्र हमारा होता है साथियों ये प्लस 3d। उसके बाद प्लस 8वां पद का सूत्र होता है साथियों ये प्लस 7d। ए प्लस 7d बराबर 24 है, तो 24 लिख लेता है। अब उसके बाद इसको हल करेंगे तो ए जुड़ेगा तो 2a हो जाएगा। उसके बाद साथियों 3d और 7d जुड़ेगा तो 10d हो जाएगा। 10d बराबर 24 है, 24 लिख लेते हैं। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। इस प्रकार से हमारा एक पहला समीकरण तैयार हो जाता है साथियों। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को अगर छोटा करना चाहते हैं तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारा अंदर बचेगा a प्लस 5d बराबर 24 आ जाएगा। उसके बाद साथियों 2 को इधर भेजेंगे तो a प्लस 5d बराबर 24/2 हो जाएगा, यानी कि इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमारा यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा a प्लस 5d बराबर 12 प्राप्त होगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, यहाँ पर नहीं मानेंगे, रहने देते हैं। हम समीकरण 1 इसे मान लेते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे साथियों। ये हमारी पहली शर्त था। उसके बाद दूसरी शर्त देखिए, दूसरा शर्त क्या कहा है, 10वें पद, 6वें पद और 10वें पद, इनका योग कितना है, 44 है। तो हम लिखते हैं 6वां पद, यानी कि साथियों 6वां पद प्लस 10वां पद, इनका योग कितना है साथियों, 44 है, 44 लिख लेते हैं। अब इनका हम सूत्र लगाते हैं तो 6वां पद हमारा क्या होगा, 6वां पद हमारा सूत्र होगा साथियों a प्लस 5d होगा, प्लस 10वां पद का सूत्र हमारा होगा a प्लस 9d साथियों। a प्लस 9d बराबर 44 है, तो 44 ही लिख लेते हैं। उसके बाद a को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस 5d और 9d, 9 5 14 होता है साथियों।
तो ये हमारा 14D हो जाएगा। 14D बराबर 44 है, तो 44 हम लोग लिख लेते हैं साथियों इस प्रकार से। यहाँ से भी 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस 7D अंदर बचेगा बराबर 44 है, तो 44। उसके बाद 2 को इधर भेज देते हैं, तो ये प्लस 7D, a प्लस 7D बराबर 44/2 हो जाएगा। और 22 दूना 44 यानी कटेगा तो हमारा 22 आएगा। तो हमारा a प्लस 7D बराबर साथियों 22 आएगा। इस प्रकार ये हमारा समीकरण दूसरा बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। किस प्रकार से हल करेंगे ध्यान से समझिएगा साथियों। हम समीकरण जो है 1 में से 2 को घटाएंगे साथियों। तो 1 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 - 2 से, यानी कि 1 में से 2 को घटाएंगे तो पहले हम 1 लिखते हैं, यानी कि ये प्लस 5D, ये प्लस 5D, a प्लस 5D बराबर 12 है, तो 12 लिखा जाएगा। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा क्या है हमारा, ये प्लस a प्लस 7D है, तो 7D बराबर 22 है, तो 22 लिखते हैं। ये समीकरण हमारा दूसरा है, मैं दूसरा लिख देता हूँ। इस प्रकार से हमने लिख लिया है साथियों। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ये माइनस का ये प्लस का एक कैंसिल हो जाएगा। 7D में से 5D निकल जाएगा, माइनस का 2D बचेगा। माइनस का 2D बराबर साथियों 22 में से जो है 12 घटाएंगे तो आपका -10 निकल कर आएगा साथियों। इस प्रकार -10 हो जाएगा और माइनस माइनस दोनों तरफ से कटेगा, तो D बराबर हमारा 10/2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको इससे कैंसिल करेंगे तो D बराबर हमारा 5 आ जाएगा साथियों। D का मान निकल कर आएगा हमारा 5। इस प्रकार D का मान हमारा निकल गया है। तो जब साथियों हमारा D का मान निकल गया है तो अब हम A का मान निकालेंगे, क्योंकि जब हमें D और A का मान पता होगा तभी हमारा कोई पद निकल सकता है साथियों। तो इस प्रकार अब हम लोग D का मान निकालते हैं। तो अब हम D का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारा क्या है साथियों, हमारा है a प्लस 5D बराबर 12 है। ये हमारा समीकरण 1 है। अब इसमें हम D का मान रखते हैं, तो D का मान हमारा 5 आया है, तो a प्लस 5 गुणे D का मान 5 है तो 5 रखते हैं, बराबर 12 है तो 12 रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर a प्लस 5 25 हो जाएगा, 25 बराबर 12 हो जाएगा। उसके बाद इसको हल करेंगे तो हमारा a बराबर साथियों 25 हमारा इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये बराबर हमारा हो जाएगा 12 माइनस 25 हो जाएगा। उसके बाद -25 में से 12 को घटाया जाएगा तो आपका आंसर -13 आ जाएगा साथियों। आपका आंसर -13 आ जाएगा, यानी कि ये का मान आपका -13 आ गया। तो ए का मान आपका -13 आ गया और डी का मान आपका 5 आ गया। तो अब आपको जितना पद निकालना है उतना पद निकाल लीजिए। प्रश्न में देख लीजिए कितना पद पूछा गया है। इसमें साथियों प्रथम 3 पद पूछा गया है। तो चलिए प्रथम 3 पद अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमें 3 पद निकालना है, तो अब हम 3 पद यहाँ से निकालेंगे साथियों। प्रथम पद ए बराबर हमारा -13 आया है, तो मैंने प्रथम पद ए बराबर -13 लिख लिया, क्योंकि ए बराबर यहाँ पर अभी आपने -13 निकाला है, तो प्रथम पद को ए से लिखते हैं, तो हमने ए बराबर -13 लिख लिया। अब उसके बाद द्वितीय पद निकालते हैं साथियों। तो द्वितीय पद का सूत्र हमारा क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमने लिख लिया है द्वितीय पद a प्लस डी होता है, तो a प्लस डी लिख लिया। उसके बाद a का मान -13 आया है तो -13 लिखते हैं। उसके बाद प्लस d का मान साथियों आपका 5 आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं d का मान आपका 5 आया है, तो यहाँ d की जगह पे 5 रख देंगे। उसके बाद -13 में से 5 घटाएंगे साथियों, तो आपका माइनस का 8 आ जाएगा, आपका माइनस का 8 आ जाएगा। इस प्रकार से माइनस का 8 हमने लिख दिया साथियों। यहाँ पर हमने द्वितीय पद -8 निकाल लिया। उसके बाद तीसरा पद निकालते हैं। तो तीसरा पद किस प्रकार निकालेंगे, इसमें भी मान रखेंगे। a का मान -13 है तो -13 रख लेते हैं, प्लस 2 गुणे d का मान आपका 5 आया है, यहाँ से d का मान 5 आया देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने d का मान 5 रख लिया। उसके बाद इसको हल करेंगे तो -13 प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा। उसके बाद -13 में से 10 घटाएंगे तो आपका -3 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका -3 आ गया, तो यानी कि आपका पद भी निकल गया साथियों। यहाँ से हमने पद निकाल दिया।
प्रथम पद a बराबर -13, द्वितीय पद a बराबर -8, तीसरा पद आपका -3। यही इसका आंसर हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो ये वीडियो साथियों बस केवल इतना ही था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 हल करेंगे। साथियों इस प्रश्न नंबर 23 में कहा गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। यानी कि 3 अंकों की ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कि 7 से डिवाइड होती हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रश्न को हम लोग हल करने के लिए हम 3 अंकों वाली कोई संख्याएं मान लेते हैं। और किस प्रकार से मानते हैं ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। तो चलिए साथियों पहले हम मान लेते हैं 3 अंकों से, यानी कि 3 अंकीय 7 से विभाज्य संख्याएं जो हैं। तो हमने साथियों 3 अंकों से विभाज्य वाली संख्याएं माने इस प्रकार से 3 अंक होने चाहिए। तो 1000 के अंदर हमने मान लिया है। 1000 के अंदर हमने इस प्रकार से मान लिया कि ये सारी संख्याएं 3 से हमारी विभाज्य होंगी। यानी कि 3 अंकीय संख्याएं जो हमारे 7 से विभाज्य होंगी। तो हमने एक समांतर श्रेणी बना लिया इस प्रकार। अब इसमें से हम क्या करेंगे, प्रथम पद निकालेंगे। इसमें से प्रथम पद, तो प्रथम पद को a से लिखते हैं। तो a बराबर श्रेणी का पहला पद हमारा प्रथम पद होता है, 105 हो जाएगा। उसके बाद सर्वांतर निकाल लेते हैं। तो सर्वांतर को d से लिखते हैं। तो d बराबर आपका साथियों कितना हो जाएगा। सर्वांतर किस प्रकार निकाला जाता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके। यानी कि 112 में से 105 को घटा करके निकालेंगे। तो 112 में से 105 को अगर आप घटाएंगे तो आपको 7 मिलेगा। इस प्रकार आपको 7 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर आपको जो है संख्या पूछ रहा है, यानी कितनी संख्या है 7 से विभाज्य, यानी n का मान आपसे पूछ रहा है। तो n का मान पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो 994 दिया है a बेस n का मान दिया है। तो a बेस n बराबर आप लिखेंगे 994। इस प्रकार 994 लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र हमारा क्या होता है, ये प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो डी मैंने लिख लिया। उसके बाद साथियों ये सूत्र हमारा किसके बराबर होता है, ए बेस n के बराबर होता है। हमने ये सूत्र लिख लिया है। अब इस सूत्र पे हम क्या करेंगे, मान ला करके रखते हैं साथियों। तो मान रखेंगे तो a का मान हमारा 105 है। तो यहाँ पर 105 रखते हैं प्लस, उसके बाद साथियों n का मान निकालना है तो n को पड़े रहने देते हैं। उसके बाद d का मान साथियों 7 आया है निकल कर, तो यहाँ पर 7 रख देते हैं। उसके बाद बराबर ए बेस n का मान कितना है साथियों, ए बेस n का मान 994 है। तो यहाँ पर 994 लिख लेते हैं इस प्रकार से हम। अब क्या करेंगे, 105 इधर प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद डी का मान भी आपका पता है। तो डी का मान आपका 7 आया है तो यहाँ पर 7 लिख लीजिएगा। इस प्रकार यहाँ पर 7 लिख लीजिएगा। उसके बाद n-1 गुणे 7 बराबर साथियों 105 को इधर लाएंगे तो 994 माइनस का आपका 105 हो जाएगा। उसके बाद साथियों n-1 गुणे 7 है, गुणे 7 बराबर 994 में से 105 को घटाना है आपको। तो आपका 889 आएगा, 889 आ जाएगा। उसके बाद n-1 और साथियों 7 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 889 बटे का 7 हो जाएगा। तो बटे का 7 कर दिया हमने। अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 127 आएगा, यानी कि इससे कट जाएगा तो 127 आ जाएगा आपका। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साथियों n-1 बराबर 127 हमारा 127 हम लिख लेते हैं। उसके बाद -1 को इधर भेजेंगे तो n बराबर 127 + 1 हो जाएगा। उसके बाद n बराबर साथियों 127 में एक और जुड़ेगा तो 128 हो जाएगा। इस प्रकार से n का मान आपका फाइनली निकल चुका है। यानी कि अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि अतः 3 अंकीय संख्या 128 है जो 7 से विभाज्य है, जो 7 से विभाज्य है। इस प्रकार से लास्ट में आपको ये बात लिख देना है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। मैं एक बार आपको इन सभी प्रश्नों को दिखा देता हूं। अब हम आते हैं साथियों प्रश्न नंबर 24 पे। इस प्रश्न में कहा गया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 के कुल कितने गुणज आ रहे हैं, 4 से डिवाइड संख्याएं कौन कौन से आ रहे हैं। तो कुछ नहीं, बस सिंपल सा प्रश्न है। चलिए हम लोग हल कर देते हैं इसको मिल करके। सबसे पहले हम
यहाँ पर दी गई समांतर श्रेणी को जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार लिख लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर साथियों, तो यहाँ पर 10 और 250 के बीच हमें 4 का गुणज लाना है। तो 4 का गुणज देखिए, यानी 4 का गुणज हमारा 12 भी हो सकता है, 4 का गुणज हमारा 16 भी हो सकता है, 4 का गुणज हमारा 20 भी हो सकता है। यानी कि 4 से वो संख्या कट जाना चाहिए। 4 से 12, 16, 20 ये सभी डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद डैश डैश आगे तक के जाते हैं तो 248 भी हमारा हो जाएगा। 250 के अंदर ही तो हमारा लेना है, यानी 10 और 250 के बीच में ही लेना है हमें। तो यानी कि हमने 10 से ऊपर 12, 16, 20 और उसके बाद 250 के अंदर 248 ले लिया। ये हमारी संख्याएं जो 4 के गुणज हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे साथियों, इस श्रेणी में से प्रथम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद को ये से लिखते हैं, तो प्रथम पद हमारा ए बराबर क्या होगा साथियों, 12 होगा। उसके बाद सर्वांतर निकालेंगे, तो सर्वांतर को डी से लिखते हैं, तो डी बराबर हमारा 16 माइनस 12 होगा। किस प्रकार, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया गया है। 16 में से 12 को अगर आप घटा देते हैं साथियों तो आपको 4 प्राप्त होगा। इस प्रकार 4 प्राप्त हो गया। अब हम सूत्र लिखते हैं, ए बेस एन का मान हमारा 248 हो जाएगा। ए बेस एन का मान हमारा 248 हो गया, मैंने इसको भी लिख लिया। अब हम यही सूत्र लगाएंगे साथियों, कौन सा सूत्र, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर साथियों ए बेस एन। हम यही सूत्र लगाते हैं और इस सूत्र में ला करके मान रखते हैं। तो हमारा ए का मान कितना, ए का मान हमारा 12 है, तो 12 प्लस एन माइनस एन का मान निकालना है। एन का मान पूछ रहा है, यानी नंबर पूछ रहा है, तो एन इंटू डी का मान कितना आया है, डी का मान 4 आया है, तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। उसके बाद साथियों ए बेस एन का मान 248 है, तो ए बेस एन के जगह पे 248 रख लेते हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू 4 है, तो इंटू 4 और 12 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 248 माइनस का 12 हो जाएगा। उसके बाद साथियों एन माइनस 1 गुणे 4 है, गुणे 4 248 में से अगर आप 12 को माइनस कर देते हैं तो आपको 236 मिलेगा। इस प्रकार 236 मिलेगा और 4 को इधर भेजेंगे तो इधर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 236 बटे 4। और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1 बराबर, तो इसको इससे डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 62। 62 से 4 ये डिवाइड कटेगा तो 62 आ जाएगा। उसके बाद n बराबर 1 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 62 प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद n बराबर 62 में एक जुड़ेगा तो आपका 60 आ जाएगा। इस प्रकार साथियों n का मान आपका 60 निकल कर आ गया। यानी कि 10 और 250 के बीच में हमारा 4 का गुणज 60 भी है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं साथियों कि अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणज 60 हैं। इस प्रकार से मैंने इस प्रश्न को हल कर दिया साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न नंबर 24 का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग प्रश्न का हल समझ गए हैं तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और अपने 2 दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए साथियों, ताकि अन्य दोस्त भी पढ़ाई को जारी कर सकें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 25। साथियों ये रहा प्रश्न नंबर 25। इस प्रश्न में कहा गया है 10 और 300 के बीच में स्थित ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको 4 से भाग देने पर शेषफल 3 रहता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग हल कर लेते हैं साथियों। सिंपल, बहुत ही सिंपली क्वेश्चन है। इस प्रश्न को इस तरीके से हल करते हैं हम लोग कि आप एक ही बार में समझ जाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो साथियों पहले 10 और 300 के बीच में संख्याएं मान लेते हैं। तो 10 के बाद हमारा 11 आता है, तो 11 भी हो जाएगा, जो कि 4 से भाग देने पर शेषफल 3 हो सकता है। उसके बाद 15 भी हो सकता है, उसके बाद 19 भी हो सकता है। इस प्रकार डैश डैश करके 299 कर लेता हूँ, क्योंकि 300 के अंदर मानना है तो मैंने 300 के अंदर 10 से ऊपर 300 के अंदर हमने मान लिया। इस प्रकार से आशा करते हैं कि कितनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब इस श्रेणी से हम प्रथम पद निकालते हैं। तो प्रथम पद को ए से लिखते हैं, तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद सर्वांतर निकालते हैं साथियों। तो सर्वांतर को डी से लिखते हैं, तो डी बराबर कैसे निकाला जाएगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा करके, यानी कि 15 में से 11 को घटाएंगे तो डी बराबर आपका 15 में से 11 जाएगा, तो आपका आंसर 4 आएगा, यानी कि सर्वांतर आपको 4 प्राप्त होगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर 299 जो है
ये हमारा ए बेस एनवा का मान है। ए बेस एनवा का मान कितना है 299। एक मिनट 299, तो 299 मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे साथियों, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर ए बेस एन होता है, तो ए बेस एन। अब हम यही सूत्र लगा करके साथियों हमें जो प्रश्न में पूछ रहा है वो चीज़ हम निकाल लेते हैं। तो चलिए एन का मान जो हमारा आएगा वही शेषफल हो जाएगा। चलिए अब हम मान रखते हैं इस प्रश्न में। तो ए का मान साथियों कितना है 11 है, तो 11, उसके बाद प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान साथियों 4 है, तो 4 रखते हैं बराबर ए बेस एन का मान 299 है, तो 299 रख देते हैं। मैंने मान फार्मूले में रख दिया है। अब हम इसे हल करते हैं। तो एन माइनस वन उसके बाद इंटू 4 है, तो 4 बचेगा। 11 को इधर लाएंगे तो 299 माइनस का 11 हो जाएगा। उसके बाद एन माइनस वन गुणे 4 है, तो गुणे 4। 299 में से अगर आप 11 घटा देते हैं साथियों, 299 में से अगर आप जो है 11 घटा देते हैं तो आपका आंसर आएगा 288 आ जाएगा, 288। उसके बाद एन माइनस वन बराबर 4 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 288 बटे का 4 हो जाएगा। उसके बाद एन माइनस वन बराबर 288 में 4 से भाग देंगे मित्रों, तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 72। भाग देने पर 72 आएगा। आप भाग दे सकते हैं एन माइनस वन, यानी कि अब एक काम करेंगे इस माइनस वन को इधर भेज देंगे, तो एन बराबर 72 प्लस वन हो जाएगा। उसके बाद एन बराबर 72 एक 73 हो जाएगा, यानी कि एन का मान साथियों हमारा कितना निकल कर आ गया 73 निकल कर आ गया। तो यानी कि यही हमारा इसका आंसर होगा साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो एन का मान हमारा 73 निकल कर आ गया साथियों। इस प्रकार हमने एन का मान निकाल दिया है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हल कर लीजिए साथियों। ध्यानपूर्वक समझ लीजिए कि इस प्रश्न को किस तरीके से हल किया गया है। आते हैं अब हम सभी लोग प्रश्न नंबर 26 पर। हमारा ये प्रश्न नंबर 26 है। इस प्रश्न में कहा गया है एपी यानी कि एक समांतर श्रेणी दिया गया है और इसमें कहा है का अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। इसके अंत से 12वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को भी हल करेंगे। तो साथियों अब हम पहले एपी लिख लेते हैं। दी गई समांतर श्रेणी को लिख लेते हैं। दी गई समांतर श्रेणी, तो दी गई समांतर श्रेणी कितना है -2 कामा -4 कामा -6 डैश डैश करके -100 तक के इस प्रकार से दिया गया है। अब इसी में हमें 12वां पद ज्ञात करना है, अंत से 12वां पद ज्ञात करना है। तो अब इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे। तो इस श्रेणी का हमारा प्रथम पद जो है, प्रथम पद को ए से लिखते हैं, ये हमारा -2 है। उसके बाद सर्वांतर निकालेंगे, तो सर्वांतर को डी से लिखते हैं और कैसे निकाला जाता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके, यानी कि -4 में से हम -2 को घटाएंगे तो माइनस यहाँ लगाना पड़ेगा और ये माइनस पहले से यहाँ तो +2 हो जाएगा। तो डी बराबर हमारा आएगा -2। -4 में से +2 निकलेगा तो आपका आंसर -2 आएगा। इस प्रकार डी का मान -2 आ गया। उसके बाद लास्ट पद यानी कि लास्ट पद हमें कितना दिया 100 दिया है। लास्ट पद हमें 100 दिया है, तो यल बराबर हम लास्ट टर्म यानी कि -100 है तो -100 लिख लेता हूँ। अब उसके बाद सूत्र हम लगा देते हैं साथियों। तो सूत्र हमारा होता है लास्ट से 12वां पद ज्ञात करने के लिए, यानी कि लास्ट से किसी भी पद का ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होता है हमारा साथियों, यहाँ पर हम लिख लेते हैं लास्ट से 12वां पद। लास्ट से 12वां पद इसका सूत्र होता है, किसी का भी सूत्र हो यही सूत्र आप हमेशा लगाएंगे। जब भी कहेगा लास्ट से 12वां पद, 13वां पद, 14वां पद, कोई भी कहेगा तो उसमें आपको यही मान लगाना है, यल माइनस एन माइनस वन इंटू डी है तो इंटू डी लगाएंगे। अब इसमें मान को ला करके रख देना है आपको। तो मान कितना कितना है साथियों, यल का मान -100 है तो -100। उसके बाद माइनस यन का मान साथियों आपको क्या करना है, यन का मान आपको यन का मान तो आपको पता है ना साथियों, यन का मान आपका कितना है, तो यानी कि यन का मान यही 12 ही है।
यानी कि जो 12वां कहा है ये n का मान ही यही है। मैं यहाँ पर n लिख देता हूँ, n बराबर 12। इसमें जो 12वां कहा है वही n का मान है। तो यहाँ पर 12 -1 है तो -1। उसके बाद d का मान साथियों -2 है तो -2 यहाँ पर रख लेंगे आप सभी लोग। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -100। उसके बाद माइनस, अब साथियों -2 का गुणा इसमें करेंगे या फिर इसको घटा ही लीजिए। -12 में से 1 जाएगा तो -11 हो जाएगा। यानी कि आपका साथियों 11 बचेगा। 11 गुणे -2 है तो -2 कर लीजिएगा। उसके बाद जो है -100 यहाँ पर साथियों -11 का गुणा -2 में होगा तो 11 दूना 22 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 11 दूना 22 और माइनस माइनस प्लस। अब उसके बाद साथियों -100 में से प्लस का 22 निकलेगा तो आपका माइनस का 78 आंसर आएगा। तो यही इसका आंसर हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए साथियों, क्योंकि प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा साथियों बोर्ड एग्जाम में आपको। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझ करके नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। साथियों ये 27 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में कहा है एक एपी है यानी एक समांतर श्रेणी है जिसमें 3, 8, 13 बराबर डैश डैश करके 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लग जाते हैं हल करने पे। सबसे पहले दी गई समांतर श्रेणी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दी गई समांतर श्रेणी जो है, दी गई समांतर श्रेणी, तो दी गई समांतर श्रेणी क्या है 3, 8, 13 डैश डैश करके साथियों 253 इस प्रकार से दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से प्रथम पद निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद ए बराबर साथियों 3 हो जाएगा। उसके बाद इसमें से सर्वांतर निकाल लेते हैं। तो सर्वांतर डी से लिखते हैं। तो डी बराबर हमारा कितना है साथियों, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के निकाला जाएगा। तो डी बराबर 8 में से 3 घटाएंगे तो आपका 5 आएगा, यानी कि आपका सर्वांतर भी निकल चुका है। अब उसके बाद अंतिम पद यानी कि इसका अंतिम पद जो दिया है, अंतिम पद को यल से लिखते हैं, यानी कि लास्ट टर्म। अंतिम पद हमारा साथियों क्या दिया गया है 253 दिया गया है। अंतिम पद हमारा यल बराबर 253 है। मैं 253 लिख लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अंतिम पद से 20वां पद बराबर एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो इंटू डी लिख लेते हैं। अब इसमें मान रखते हैं साथियों। तो यल का मान कितना 253 है तो 253 रखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद माइनस n का मान साथियों कितना है, n का मान हमारा 20 हो जाएगा, यानी कि जो 20वां कहा है ये हमारा n का मान हो जाएगा 20। अब n का मान हम 20 रखते हैं तो 20 माइनस 1 इंटू डी का मान साथियों 5 है, तो यहाँ पर हम 5 रख देते हैं। इसको सरल करते हैं तो 253 माइनस 21 में से 1 घटाएंगे तो 19 गुणे 5 हो जाएगा। उसके बाद 253 माइनस 19 का गुणा 5 में करते हैं तो हमारा 95 आ जाएगा। उसके बाद साथियों 253 में से 95 को घटाएंगे तो हमारा 158 आ जाएगा इस प्रकार। तो यहाँ पर हम 158 लिख देते हैं और यही हमारा आंसर भी हो जाता है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं हम सभी लोग प्रश्न नंबर 28 पे। इस प्रश्न में कहा गया है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के 90 पद के बराबर होंगे। यानी कि ऐसा कौन सा मान होगा जिनके लिए जो है हमारा जो है दोनों समांतर श्रेणी बराबर होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करके जानकारी करते हैं। तो हम पहले प्रथम समांतर श्रेणी को हल करेंगे साथियों। तो पहला हमारा प्रथम समांतर श्रेणी क्या है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहला समांतर श्रेणी। पहला समांतर श्रेणी, तो पहला समांतर श्रेणी हमारा क्या है साथियों 63, 65, 67
डैश डैश करके और आगे तक भी लिख सकते हैं अगर दिया होगा तो। उसके बाद अब इसे हम हल करेंगे तो इसका प्रथम पद निकालेंगे। तो इसका प्रथम पद क्या होगा साथियों, प्रथम पद को ये से लिखते हैं तो a बराबर 63 हो जाएगा। उसके बाद इसका सर्वांतर निकालते हैं तो सर्वांतर को d से लिखते हैं तो 65 माइनस 63 हो जाएगा। 65 में से 63 को घटाएंगे तो आपका 2 निकल कर आएगा। इस प्रकार यहाँ पर अब हम सूत्र लागू करेंगे तो हमारा सूत्र होता है a बेस n बराबर साथियों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है तो इंटू डी लिख देते हैं। अब हम इसमें मान रखते हैं तो साथियों देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो a बेस n बराबर a का मान आपका 63 है तो 63 प्लस n का मान साथियों आपका पता नहीं है तो ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद d का मान साथियों कितना है, d का मान 2 आया है। अब इसे हल करेंगे तो a बेस n बराबर 63 प्लस 2 का गुणा इसमें होगा तो एक बार 2 में होगा एक बार इसमें होगा तो यहाँ पर 2n माइनस 2 हो जाएगा, 2n माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद a बेस n यहाँ पर देखिए 2 का गुणा एक बार इसमें होगा इस बार इसमें तो 2 का गुणा n में तो 2n माइनस 2 करने में 2 हो जाएगा। उसके बाद a बेस n बराबर 63 में से 2 निकलेगा साथियों तो आपका 61 प्लस यहाँ पर 2n बचेगा। इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम यहाँ पर देखिए इतना मान हमने पहले समांतर श्रेणी को हल करके प्राप्त किया है, इतना मान हमने पहले समांतर श्रेणी को हल करके प्राप्त किया है। अब द्वितीय समांतर श्रेणी को हल करेंगे तो दूसरा समांतर श्रेणी क्या है साथियों, दूसरा समांतर श्रेणी क्या है साथियों, हमारा दूसरा समांतर श्रेणी हमारा है 3, 10, 17, डैश डैश करके और भी आगे तक हो सकता है। अब इसका भी हम निकालेंगे प्रथम पद तो प्रथम पद को ये से लिखते हैं तो a बराबर 3 हो जाएगा। उसके बाद इसका निकालेंगे सर्वांतर तो सर्वांतर को d से लिखते हैं तो d बराबर 10 माइनस 3 और इसको इसमें से घटाएंगे तो आपका आंसर 7 आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर 7 आ गया। अब यहाँ पर भी हम वही सूत्र लागू करेंगे, कौन सा सूत्र, a बेस n का। तो a बेस n बराबर साथियों हमारा क्या होता है, a बेस n बराबर हमारा सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है तो इंटू डी रख देते हैं। उसके बाद a बेस n बराबर a का मान साथियों 3 है तो 3 प्लस उसके बाद n का मान साथियों n का मान पता नहीं माइनस वन इंटू डी का मान यहाँ पर 7 आया है तो 7 रख देते हैं। उसके बाद a बेस n बराबर इसको हल करेंगे तो 3 प्लस इसका गुणा इसमें होगा उसमें होगा तो 7n हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा। उसके बाद a बेस n बराबर इसको हल करेंगे तो -7 में से 3 निकल जाएगा तो 7n। उसके बाद माइनस का 4 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा साथियों। इस प्रकार के से हम क्या करेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा साथियों। अब हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 भी a बेस n बराबर 61 प्लस 2n है, 61 प्लस 2n है, इतनी बात आप समझ रहे हैं। उसके बाद दूसरा समीकरण a बेस n बराबर 7n माइनस 4 है तो यानी कि इसका दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, a बेस n इधर भी a बेस n इधर भी है। तो अब हम समीकरण 1 और 2 से राइट हैंड साइड बराबर करके हल करेंगे। 1 व 2 से तो 1 व 2 से क्या लिखेंगे, 61 प्लस 2n 61 प्लस 2n बराबर इसका मान क्या है 7n माइनस 4 है, माइनस 4 लिख देते हैं। उसके बाद साथियों -4 को इधर लाएंगे तो 61 प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद 7n 2n को इधर लाएंगे तो माइनस का 2n हो जाएगा। उसके बाद साथियों 61 और 4 65 हो जाएगा तो 65 बराबर 7n में से 2n को घटा देना है हमें तो 7n में से 2n को घटाएंगे तो 5n आ जाएगा आपका। इस प्रकार से 5n आएगा। अब उसके बाद n बराबर साथियों 5 को इधर भेजना है तो ये हो जाएगा 65/5 65/5 और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 13×5 65 यानी कि n का मान आपका 13 निकल कर आएगा साथियों। n का मान आपका 13 आ गया, n बराबर आपका 13 आ गया। तो यानी कि साथियों 13वां पद ऐसा है, यानी कि 13वां पद ही होगा जो कि दोनों समांतर श्रेणियों के लिए बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख देंगे, मैं आपको बोल देता हूँ, यहाँ पर लास्ट में आप लिख देंगे अतः दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां पद बराबर होगा।
यही लास्ट में आपको लिख देना है साथियों। तो साथियों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। देख लीजिए इस प्रश्न का हल आप सभी लोग। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पे। साथियों ये प्रश्न है, इसमें कहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर अपना कार्य प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। यानी कि इसमें साथियों वेतन वृद्धि ज्ञात करना है। प्रश्न तो बहुत आसान है लेकिन इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है साथियों। इसको किस प्रकार से समझकर आप लगाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। प्रश्न बहुत ही आसान है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा साथियों। यानी कि जब सुब्बाराव काम करना प्रारंभ किया तो उसका वेतन प्रारंभ में कितना था, 5,000 था। यानी कि 5,000 वेतन पे उसने 1995 में अपना काम शुरू किया साथियों। 1995 में अपना काम शुरू किया। उसके बाद उसका प्रत्येक वर्ष वेतन बढ़ता है। तो यानी कि 1996 में जब 200 रुपया बढ़ेगा साथियों तो उसका वेतन कितना हो जाएगा, 5,200 हो जाएगा। यानी कि उसका वेतन 5200 हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से ये यानी कि अगले वर्ष का वेतन उसका हो जाता है। उसके बाद इसी प्रकार साथियों जब वो 1997 में काम करेगा, 1997 में काम करेगा तो यानी कि तब उसका वेतन जो है उसमें भी 200 रुपया बढ़ जाएगा। तो 5200 में 200 रुपया और बढ़ जाएगा तो यानी कि उसका वेतन 5400 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों यहाँ पर उसके मासिक यानी कि वर्ष के हिसाब से उसके मासिक वेतन का जो है यानी कि एक श्रेणी प्राप्त हो जाती है, एक एपी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साथियों, क्या लिखेंगे कि वर्ष यानी वर्ष का एक समांतर श्रेणी जो प्राप्त हुआ है 1995 कामा 1996, उसके बाद कामा 1997। इस प्रकार से में जो है में सुब्बाराव का वेतन, में सुब्बाराव का वेतन, इस प्रकार से ये सनों का श्रेणी प्राप्त होता है। उसके बाद वेतन किस प्रकार से प्राप्त हुआ उसका, 5,000 पहले 5,000 था 1995 में, 1996 में साथियों कितना हो गया था 5,200 यानी कि 5200। उसके बाद 1997 में कितना हो गया था साथियों, एक मिनट, 1997 में उसका वेतन कितना हो गया था साथियों, 5400 हो गया था। इस प्रकार डैश डैश करके मान लिया जाए जब हमें 7,000 उसका वेतन हो जाता है तो कब हो गया यही हमें ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, हमारा एक श्रेणी प्राप्त हो गया। अब इस श्रेणी जब प्राप्त हो गया तो इसमें हम लगाएंगे साथियों सूत्र। तो सूत्र कैसे लगाएंगे, पहले प्रथम पद ज्ञात करेंगे। तो प्रथम पद को ए से लिखते हैं। तो प्रथम पद ए बराबर हमारा 5,000 हो जाएगा। उसके बाद सर्वांतर निकालते हैं साथियों। तो सर्वांतर को डी से लिखते हैं। तो डी बराबर हमारा हो जाएगा 5200 माइनस 5,000। उसके बाद 5200 में से 5,000 को घटाएंगे तो आपका जो है मान जो प्राप्त होगा साथियों वो प्राप्त होगा 200। इस प्रकार से आपका मान 200 प्राप्त होगा साथियों। तो यानी डी का मान आपका 200 आ गया। अब हम वही सूत्र लगाते हैं। तो यानी कि ए बेस यनवा पद दिया है, ए बेस यनवा का मान दिया है 7,000। तो ए बेस यनवा बराबर 7,000 है। तो 7,000 मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर इसका सूत्र लगाते हैं। तो सूत्र क्या होता है, ए बेस यनवा बराबर क्या होता है, ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इंटू डी बराबर 7,000 है। तो 7,000। उसके बाद साथियों ए का मान कितना है, ए का मान 5,000 है। तो यहाँ पर आप 5,000 रखेंगे। 5,000 प्लस यन का मान निकालना है साथियों। तो यन को आप वैसे रहने देंगे। उसके बाद डी का मान साथियों कितना है, डी का मान 200 आया है। तो 200 बराबर 7,000 है। तो 7,000 लिख देंगे। इस प्रकार से आप हल करेंगे। उसके बाद साथियों n-1 इंटू डी का मान 200 है। तो 200 लिखेंगे। उसके बाद 5,000 इधर हमारा प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 7,000 माइनस 5,000 हो जाएगा। उसके बाद साथियों n-1 गुणे 200 है। तो 200 बराबर 7,000 में से 5,000 घटाएंगे तो आपका आंसर 2,000 आएगा।
इस प्रकार साथियों n-1 बराबर 200 को इधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा, तो 2000 बटे 200 हो जाएगा साथियों। एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल होगा और ये कटेगा तो 10 दूनिया 20, यानी कि n-1 बराबर साथियों आपका कितना आएगा 10 आएगा। उसके बाद n बराबर 1 को इधर भेजेंगे तो 10 + 1 हो जाएगा। उसके बाद n बराबर साथियों आपका 11 आ जाएगा। कितना आएगा साथियों 11 आएगा। बात समझ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि 11वें वर्ष सुब्बाराव का वेतन 7000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि अतः जो है 11वें वर्ष सुब्बाराव का वेतन कितना हो जाएगा साथियों 7000 रुपये हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई अपना कर सकें। साथियों आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोग को मुफ्त में इतना मेहनत कर रहा हूँ साथियों, तो आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। साथियों चलिए अब इस प्रश्न को भी हल करते हैं हम लोग। तो साथियों इस प्रश्नावली का हमारा ये लास्ट प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या 30 है। इस प्रश्न में कहा गया है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती है। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक वेतन 20.75 हो जाती है तो यन का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम सभी लोग हल कर लेते हैं। तो साथियों इस प्रश्न को ऐसे हम डायरेक्टली समझ कर हल करते हैं, इसमें कोई श्रेणी नहीं बनाना है। सबसे पहले इसको हल करेंगे तो इसका प्रथम पद निकाल लेते हैं। तो साथियों इसका प्रथम पद जो हमारा होगा, प्रथम पद को ए से लिखते हैं, आप लोग जानते हैं, यानी कि उसका जो साप्ताहिक वेतन था वही हमारा प्रथम पद हो जाएगा। उसके बाद इसका सर्वांतर निकाल लेते हैं, तो सर्वांतर को डी से लिखते हैं, तो डी बराबर जो हमारा आएगा वो साथियों कितना है 1.75, यानी कि साप्ताहिक बचत उसका सर्वांतर हो जाएगा। तो यानी कि 1.75 उसका जो है साप्ताहिक बचत हो जाता है। उसके बाद साथियों हमारा ए बेस यनवा है जो ये 20.75 ये हमारा ए बेस यन का मान हो जाता है 20.75। इस प्रकार हमारा इसका मान हो जाता है। हमें साथियों यन का मान ज्ञात करने के लिए कहा है, तो यन बराबर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं और हमें वही सूत्र लगा देना है जो सूत्र हमारा होता है ए बेस यन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। यही सूत्र हम इसमें लगा देते हैं। अब इस सूत्र को जब लगाएंगे साथियों तो इसमें मान रखना पड़ेगा। ए बेस एन का मान 20.75 है, तो 20.75 रखेंगे, 20.75। उसके बाद बराबर ए का मान साथियों कितना है, ए का मान 5 है, तो 5 प्लस एन का मान साथियों आपको निकालना है तो ऐसे रहने दीजिए -1। डी का मान साथियों कितना है, डी का मान 1.75 है, 1.75 लिख लेते हैं। अब इसी को हम क्या करेंगे सरल करेंगे साथियों। तो इस प्रश्न को जब हम सरल करेंगे तो देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। साथियों क्या करेंगे 5 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 20.75 माइनस का 5 हो जाएगा बराबर n-1 इंटू में हमारा 1.75 है तो 1.75 रहेगा साथियों। उसके बाद 20.75 में से 5 को घटाएंगे तो आपका 20.75 में से 5 घटाएंगे तो आपका 15.75 आएगा बराबर साथियों n-1 गुणे का 1.75 है तो 1.75 रहेगा। उसके बाद साथियों 1.75 इधर गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 15.75 बटे में 1.75 बराबर साथियों n-1 है तो n-1 हो जाएगा। यहाँ से अब हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे साथियों इसको इससे दशमलव बराबर अंकों पे है, कटेगा तो हमारा 9 आ जाएगा। इस प्रकार से 9 बराबर साथियों n-1 हो जाएगा। उसके बाद 1 को इधर भेजेंगे तो n बराबर साथियों 9 + 1 हो जाएगा। उसके बाद n बराबर 9 1 10 हो जाएगा, n बराबर 9 1 10, यानी कि यही हमारा इसका आंसर हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न नंबर 30 का हल समझ गए होंगे साथियों। तो प्रश्न बहुत ही छोटा था, इसकी भाषा ही केवल काफ़ी लॉन्ग थी। यही हमें n का मान निकालना था, हमने n का मान निकाल दिया साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग
इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे साथियों। तो वीडियो कैसा रहा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी मित्रों दोस्तों को बताइए साथियों कि इस चैनल पर पर्टिकुलर चित्रा प्रकाशन का मैथ पढ़ाया जाता है। सभी लोग आकर के अपनी इस चैनल पर वीडियो उपलब्ध है साथियों, प्ले लिस्ट में जाइए, पूरा वीडियो देखिए और अपनी एक अच्छी खासी नोट्स बनाइए साथियों, और क्वेश्चन को तैयार कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल कीजिए। तो चलते हैं साथियों, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।